स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैं बेसिकली शुरू करने वाला हूँ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। SN1 और SN2 रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है IIT के लिए, नीट के लिए। और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस IIT में, नीट में आते रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं। SN1 में रेट क्या है, SN2 में रेट क्या है, SN1 और SN2 का रेट कब सेम होता है, कब डिफरेंट होता है, क्या क्या हमें सोचना है, किस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है। तो ये सारे डाउट्स को आज मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हम लोग टाइप वाइज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे और जहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइप 1 पे हमने 2 क्वेश्चंस बनाया है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो ये एल्काइल क्लोराइड है और इसका रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो एल्काइल क्लोराइड है और ये एक्वस NaOH है, तो यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ लिखा है SN1 और यहाँ लिखा है SN2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है ये R1 रेट है, ये R2 रेट है, ये R3 रेट है, ये भी R1 रेट है, R2 रेट है और R3 रेट है। तो आपका इनके बीच में रिलेशन बताना है। यहाँ पे भी इनके कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है, यहाँ पे भी इनके कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है। तो आपको विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये बताना पड़ेगा कि कहाँ पे रेट किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या होगा सही आंसर। अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने आपको SN1 रिएक्शन में ये बताया था बच्चों कि रेट फॉर SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली। सिर्फ एल्काइल हैलाइड के ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है SN1 रिएक्शन। तो हमें इसके बारे में बच्चों सोचना नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ इसके बारे में सोचना है। वी विल थिंक अबाउट दिस, नॉट दिस। तो चलिए यहाँ पे 1 मोलर है, यहाँ पे 2 मोलर है, यहाँ पे भी 1 मोलर है। तो यहाँ पे 1 मोलर है तो 1 मोलर है, मतलब ये R1 और R3 क्या है, कम है। 2 मोलर है मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ा है, यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN1 क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN1 क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसका मतलब R2 क्या है, सबसे ज़्यादा है। R1 और R3 का कंसंट्रेशन सेम है, 1 मोलर सेम है, तो रेट भी क्या आएगा, सेम आएगा, R1 = R2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए वाला हो गया, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए SN2 रिएक्शन में, तो मैंने वहाँ क्या बताया था, रेट फॉर SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है SN2 का रिएक्शन। ठीक है, SN2 का रेट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो 1 मोलर तो 1, तो यहाँ रेट क्या लिख सकता हूँ, 1 × 1 = 1, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है ना दोनों का कंसंट्रेशन। यहाँ पे 2 × 2 = 4, यहाँ पे 2 × 1 = 2। तो खुद ही देख लीजिए, मल्टीप्लाई होने के बाद 1 × 1 तो ये 1 पे आया है, 2 × 2 = 4, ये 4 पे आया है, 2 × 1 = 2, ये 2 पर आया है। तो आप खुद देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में आई है, R2 में आई है। इसका मतलब रेट R2 के लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। R2 के बाद किसका नंबर आएगा, R3 का, और R3 के बाद किसका नंबर आएगा, R1 का। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर गया, इससे, बी से। तो ये हो गया टाइप 1। तो याद रखिएगा बच्चों, कंसंट्रेशन के टर्म पे कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें ये 2 बातें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। SN2 का रेट न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन SN1 का रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टाइप 2 का है। यहाँ पे लिखा होगा डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन आर डिफरेंट। यहाँ पे मैंने कार्बोकैटायन की डिग्री को क्या कर दिया है, या कार्बन की डिग्री को क्या कर दिया है, डिफरेंट कर दिया है। इफ डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन आर डिफरेंट, ठीक है, या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ अल्फा कार्बन की डिग्री को मैंने क्या किया है, थोड़ा बदलने की कोशिश किया है। चलिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो SN1 रिएक्शन की रेट निकालते हैं। ठीक है, चलिए SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आप लोगों को याद है। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा आएगी। अगर आप ध्यान से समझिए तो यहाँ से Cl बाहर जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा,
यहाँ से Cl बाहर जाएगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से Cl बाहर जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से Cl बाहर जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। बात को समझिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो आपको ये पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डी के लिए सबसे ज़्यादा होगी देन बी के लिए। अब बात फंस जाती है कहाँ पर, सी में और ए में। यहाँ पे भी Cl बाहर जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से भी Cl बाहर जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे पहले मैं हाइपर कंजुगेशन चेक करूँगा। यहाँ से Cl बाहर निकालोगे तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन निकल के आते हैं। इस कार्बोकैटायन के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इस कार्बोकैटायन के लिए बच्चे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ा है तो पढ़ के आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। तो जहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है मतलब इसके ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसके कम। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो इसका मतलब ए का ज़्यादा हो जाएगा, सी का कम हो जाएगा। तो ये जो SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन आया है वो किसके बिहाफ पे आया है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बात कहाँ फंस गया, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा रहेगा वहाँ SN2 की रेट क्या आएगी, कम आएगी, और जहाँ पे हिंड्रेंस कम रहेगा वहाँ पे SN2 की रेट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो ये क्लोरीन CH2 के साथ जुड़ा है, ये क्लोरीन CH2 के साथ जुड़ा है, लेकिन ये क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके पास 3 बड़े बड़े बल्कि ग्रुप हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि SN2 की रफ्तार डी में तो सबसे गंदी आएगी, क्योंकि हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन यहाँ होगा। उसके बाद 2 डिग्री का नंबर आता है, 3 डिग्री के बाद किसका आता है, 2 डिग्री का, तो उसके बाद कौन आ जाएगा, बी। अब बात कहाँ फंसेगी बच्चों, ए में फंसेगा और सी में फंसेगा। तो हमने क्या बोला था कि जब अल्फा कार्बन से बात नहीं बनता तो हम कहाँ पे जाते हैं, बीटा कार्बन पे। तो ये देखिए बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीटा कार्बन के पास क्या है, 1 हाइड्रोजन है और 2 क्या है, बल्कि ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ रिपल्सन ज़्यादा है, यहाँ रिपल्सन कम है। तो जहाँ रिपल्सन ज़्यादा होता है वहाँ रेट क्या हो जाती है, कम। तो सी में कम हो जाएगा, ए में ज़्यादा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ज़्यादातर यही टाइप सेकंड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आसान बोर्ड लेवल में आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन किसके लिए, SN1 के लिए। आपका SN1 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और SN2 के लिए आपको उसको किस बात पे ध्यान देना है, हिंड्रेंस के बात पे। अगर हिंड्रेंस ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कम हो जाता है। मैंने इन दोनों के बारे में अच्छे से आपको बताया था। इफ़ डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन इज सेम, मैंने कार्बोकैटायन की डिग्री सेम कर दिया, या अल्फा कार्बन की डिग्री क्या हो गई, अल्फा कार्बन सेम डिग्री की। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी तो ध्यान से काम करना। सबसे पहले तो SN1 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ SN1 के बारे में। SN1 के लिए किस बात पे हमें ध्यान देना पड़ता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। यहाँ से Cl बाहर निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, सब पे क्या बनेगा, CH2 का प्लस चार्ज, CH2 का प्लस चार्ज, CH2 का प्लस चार्ज, CH2 का प्लस चार्ज। ध्यान से देखना, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, सभी प्लस चार्ज बेंजीन रिंग के साथ किस में है, रेजोनेंस में है। तो बेंजीन रिंग अपना जो है मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लसम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बेंजीन रिंग। तो हम बेंजीन रिंग को साइड करते हैं क्योंकि हर जगह बेंजीन रिंग का कैरेक्टर क्या है, सेम है। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो NH2 है या जो ये OCH3 है या जो ब्रोमीन है और ये जो NO2 है, इनका काम क्या है। NH2 क्या करता है, स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। OCH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग प्लस M के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है -I के थ्रू। NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है -M और -I के थ्रू। अब जाहिर सी बात है कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना पड़ेगा। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर आपको GOC में थोड़ा बहुत भी कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने का आइडिया होगा तो आपको पता होगा ये स्ट्रॉन्ग प्लस M लगाता है, ये थोड़ा वीक प्लस M लगाता है, ये स्ट्रॉन्ग -M और -I लगाता है, ये वीक -M और -I लगाता है। तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये लेस स्टेबल है। यहाँ पे सिर्फ -I से कम कर रहा है या -I और -M दोनों से कम कर रहा है, तो ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो ऑर्डर के तौर पे बात करें तो ABCD यही इसका करेक्ट ऑर्डर है, ABC एंड D। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से SN2 का जो रेट होता है बच्चों वो D, C, B और A पे हो जाता है, इसका जस्ट रिवर्स।
अब आप बात को ध्यान से समझिएगा, SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, SN2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट का सवाल नहीं उठता, इंटरमीडिएट नहीं बनता। SN2 रिएक्शन में सीधा क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है, मान लीजिए एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैठा है, इनको इन चारों पे अटैक करने का काम मिला है कि भैया आप चारों पे अटैक कीजिए 1 by 1। तो जाहिर सी बात है यही अल्फा कार्बन है, यही क्या है, अल्फा कार्बन है। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब ज़्यादा है, मतलब बहुत बढ़िया और अच्छा खासा एनायन है जो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, Cl माइनस Cl 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 ये मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी चार्ज डेवलप हो रही है, डेल पॉजिटिव चार्ज। कौन सी चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज। NH2 थोड़ा बढ़ा रहा है, OCH3 थोड़ा बढ़ा रहा है, ब्रोमीन घटा रहा है, NO2 बहुत ज़्यादा घटा रहा है। इसका मतलब यहाँ इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 खींच रहा है, ब्रोमीन भी खींच रहा है, OCH3 थोड़ा बढ़ा रहा है, NH2 थोड़ा और बढ़ा रहा है। इसका मतलब यहाँ इस कार्बन पे गरीबी क्या है, काफ़ी ज़्यादा। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी है, जा चुकी है। क्यों जा चुकी है, NO2 खींच कर इस कार्बन को क्या कर दिया, एकदम गरीब बना दिया। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल रहेगा इन चारों कार्बन में सबसे पहले किस पर अटैक करेगा, डी पर, और देन बी पर, देन ए पर, सॉरी बी पर देन ए पर, तो DCBA। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर रुकना, थोड़ा विचार विमर्श करना। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लिखिए इतना। तो यहाँ पे मैंने उसी टाइप के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपको सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शंस बताने हैं, ठीक है। चलिए तो अब मैं बताना शुरू करता हूँ। यहाँ पे SN1 का रेट बताना है A और B के लिए। तो जाहिर सी बात है SN1 का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। यहाँ से Cl बाहर जाएगा तो ये बेंजालिक कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ से Cl बाहर जाएगा तो नॉर्मल यहाँ पे एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो बेंजालिक कार्बोकैटायन एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन होता है, दैट्स वाई A की रफ्तार B से क्या होगी, ज़्यादा। तो SN1 के लिए A से क्या होगी, B की रफ्तार कम होगी, A की रफ्तार ज़्यादा होगी, ठीक है। अब सवाल उठता है यहाँ पे SN2 में अगर आप लोग अच्छे से जाके रिवीजन कीजिए मेरे इसके प्रीवियस लेक्चर के बारे में, प्रीवियस से भी प्रीवियस, ठीक है ना। SN2 का सेकंड लेक्चर जो आया था वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया था स्पेशल केस के नाम पर कि यहाँ से अगर आप SN2 रिएक्शन करा रहे हो इन दोनों के लिए, तो जब ये क्लोरीन बाहर जाता है और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो उस ट्रांजिशन स्टेट में जो वैकेंट p ऑर्बिटल जनरेट होता है वो इस बेंजीन रिंग के p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में चला जाता है। मतलब इसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका ट्रांजिशन स्टेट उतना स्टेबल नहीं होता। ये मैंने आपको स्पेशल केस में पढ़ाया है। इसलिए SN2 की रफ्तार A की ज़्यादा होगी, B की कम। और जानते हैं यही सेम रीज़न आप यहाँ पे दोगे। ये जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। तो इसका जो एक लोन पेयर वाला p ऑर्बिटल होता है इस CH2 के p ऑर्बिटल के साथ किस में चला जाता है, रेजोनेंस में चला जाता है। जब आप इसका ट्रांजिशन स्टेट लिखोगे SN2 के लिए, तो SN2 के लिए A का ट्रांजिशन स्टेट B के ट्रांजिशन स्टेट की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। तो SN2 के मामले में भी A की बाजी B से क्या हो जाती है, जीत जाती है, A की रफ्तार ज़्यादा होगी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको उसी लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है ना। SN2 का सेकंड लेक्चर यहाँ पे हाईली स्टेबल बनेगा क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करा देता है उस इंस्टेंट पर। ये ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, ये कम। अच्छा SN1 के बारे में बात करते तो SN1 में A भी ज़्यादा होगा, B भी क्या होगा, कम होगा। राइट, रीज़न क्या है, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ से Cl बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये जो CH2 पर कार्बोकैटायन आएगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करा देगा, बैक बॉन्डिंग। तो प्लस M इफेक्ट के थ्रू इस कार्बोकैटायन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसलिए SN1 की रेट A के लिए फास्ट होगी, B के लिए क्या होगी, स्लो होगी। अच्छा अब जरा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमें SN1 की रफ्तार निकालनी है। यहाँ से Cl बाहर जाएगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से Cl बाहर जाएगा तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से Cl बाहर जाएगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से Cl बाहर जाएगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। जब यहाँ से Cl बाहर जाएगा बच्चों तो ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस M इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहाँ पे NH भी प्लस M इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यहाँ पे बेंजीन जो है वो भी प्लस M इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहाँ पे जब कार्बोकैटायन बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये सिर्फ -I इफेक्ट लगाता है। कौन सा इफेक्ट, -I।
और माइनस आई इफेक्ट लगाकर यहाँ पे और ज़्यादा वैकेंसी जनरेट करेगा और ये कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो SN1 के लिए डी की रफ्तार तो सबसे स्लो होगी, सबसे पीछे जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये भी स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी प्लस एम से स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी प्लस एम से स्टेबलाइज कर रहा है, तो किसकी प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होती है? तो याद रखिएगा NH का प्लस एम पावर सबसे ज़्यादा होता है। पहले B आएगा, फिर O ऑक्सीजन वाले का प्लस एम पावर होता है, A आएगा, उसके बाद हमारा बेंजीन आता है C, ठीक है ना। तो प्लस एम इफेक्ट का अगर ऑर्डर याद होगा तो उसमें नाइट्रोजन वाला पहले आता है, ऑक्सीजन वाला बाद में आता है। और बेंजीन रिंग एज अ प्लस एम इफेक्ट बिहेव करता है, लेकिन बहुत कम, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं होता। SN2 की रफ्तार किसके ऊपर डिपेंड करती है? ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। SN2 की रफ्तार इस बात पे भी डिपेंड करती है कि भैया मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कितना डेवलप हुआ है, डेल पॉजिटिव चार्ज कितना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये NH की में नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बोनिल है। नाइट्रोजन माइनस आई लगाएगा, ऑक्सीजन वाला ग्रुप भी माइनस आई लगाएगा, ये कार्बोनिल भी माइनस आई लगाएगा, बेंजीन भी माइनस आई लगाएगा। अब बात को समझिएगा, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन लगाता है? हमारा कार्बोनिल वाला। तो अगर ये ज़्यादा माइनस आई लगाएगा तो इस कार्बन पर, इस अल्फा कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ज़्यादा डेवलप होगा, खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच देगा। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले किस पर अटैक करेगा? डी पर। उसके बाद किस पर अटैक करेगा? ए पर, क्योंकि इसकी माइनस आई पावर ज़्यादा होती है। उसके बाद किस पर अटैक करेगा? बी पर। और सबसे लास्ट में किस पर अटैक करेगा? सी पर। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, कोई डाउट है तो फिर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए, तो SN2 के रिएक्शन, अगर मैं SN2 के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिया है। कई सारे फैक्टर्स पे रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट आएगी, और अगर ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल रहेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर जाती है। और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारे डेल पॉजिटिव चार्ज एट अल्फा कार्बन जिस कार्बन पे अटैक करके हेलोजन को एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकालेगा, तो जिस कार्बन पे बेसिकली अटैक करने वाला है वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कितना है, डेल पॉजिटिव चार्ज कितना डेवलप हुआ है। अगर डेल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और अगर डेल पॉजिटिव चार्ज कम डेवलप होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद रेट ऑफ SN2 रिएक्शन लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो तेज़ी के साथ बाहर जा रहा है, तो इमीडिएट वहाँ पे SN2 रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप उतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पर, ठीक है। टाइम लगने का मतलब जो स्टेप है वो स्लो हो जाएगा, रेट थोड़ा डाउन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हूँ बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नीदर गिव SN1 नॉर SN2। आपको इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा है जो SN1 भी नहीं दे सकता और SN2 भी नहीं दे सकता। पहले आंसर देखिए आप लोग, A, B और C, ठीक है ना, इवन D, ये चार ऐसे ऑप्शन है ना, ये कभी SN1 नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ लिख दूँ A, B, C, D, ये सारे के सारे SN1 रिएक्शन नहीं दे सकते। रीजन सुनिए क्यों। SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल रहेगा तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, SN1 रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो विनाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा। विनाइलिक कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है। यहाँ से क्लोरीन बाहर निकालो, फेनाइल कार्बोकैटायन बनेगा। फेनाइल कार्बोकैटायन भी हाईली अनस्टेबल होता है। यहाँ से आप Cl को बाहर निकालो, ब्रिज हेडेड कार्बोकैटायन आएगा। ब्रिज हेडेड कार्बोकैटायन इज ऑल्सो अनस्टेबल, क्योंकि वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस कार्बन की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। इस कार्बन का शेप क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। और ये जो ब्रिज हेडेड सिस्टम है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। दैट्स वाई यहाँ पे कभी कार्बोकैटायन नहीं बन सकता। यहाँ से Cl बाहर निकालोगे तो मेथाइल कार्बोकैटायन बनेगा। मेथाइल कार्बोकैटायन इज ऑल्सो हाईली अनस्टेबल, इसलिए यहाँ पे SN1 नहीं हो सकता। अच्छा, अब बात किया है कि SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन D में तो हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस कम है। लेकिन A, B, C यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता। A, B, C पर SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता। अगर आप लोग SN2 रिएक्शन की लेक्चर नंबर 3 को जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि यहाँ पे इन्वर्जन, यहाँ पे इन्वर्जन, यहाँ पे इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, इसका ट्रांजिशन स्टेट और इसका ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बैक साइड से अटैक, यहाँ पे भी बैक साइड से अटैक और यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन तीनों में SN2 रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल।
अब चूंकि क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नीदर गिव SN1 नॉर SN2, मतलब ना ही वो SN1 दे रहा हो ना ही वो SN2 दे रहा हो, तो ऐसे ऑप्शन सिर्फ ये 3 है। ये तीनों ऑप्शन ना ही SN1 दे रहे हैं ना ही SN2 दे रहे हैं। तो वीडियो को बैक करके क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लेना और सारे ऑप्शंस को अच्छे से टिक आउट कर लेना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कंफ्यूज मत होना, ये जो डी है ना इस पर कंफ्यूज मत होना। ये जो डी है ये SN1 नहीं दे सकता, लेकिन ये जो डी है वो SN2 दे सकता है। कंफ्यूज नहीं होने का, लिख देता हूँ, डी कैन शो SN2 रिएक्शन, रीजन ड्यू टू लेस हिंड्रेंस। चलिए अब मैं टाइप 4 एंड टाइप 5 के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। टाइप 4 किस पर है? रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियोफिलिसिटी। आप लोगों को टाइगर एंड लायन की कहानी तो याद होगी, हम लोग का लेक्चर नंबर 2 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का। वहाँ पे मैंने आप लोगों से अच्छे से डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। अगर आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिसिटी का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इमीडिएट जाइए और वीडियो लेक्चर देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और ख़ास तौर से इस चैप्टर के अंदर। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या बताया था? टेंडेंसी या अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स न्यूक्लियस। वहाँ पे मैंने अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वही न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब जो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले एल्काइल हैलाइड पे अटैक करके अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर मैं बताऊं तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी उससे भी कम है और ये सबसे कम है। तो अच्छे से जाके अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत या डाउट नहीं आएगा। अच्छा, टाइप 5 रोल ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों। सॉल्वेंट का भी मैंने लेक्चर 1 बना के डाला हुआ है, आप ज़रूर जाइए विजिट कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। SN1 रिएक्शन था और SN2 रिएक्शन था, ठीक है। SN1 जो रिएक्शन था वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और SN2 रिएक्शन जो होता है वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके इमीडिएट देखिए। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? हमें कार्बोकैटायन बनाना होता है। कार्बोकैटायन बनाने के लिए हमें आयोनाइज करना पड़ता है। तो आयोनाइजेशन SN1 और SN2 दोनों में हो जाता है। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए लिया जाता है ताकि हम लोग उस सॉल्वेंट के अंदर कैटायन और एनायन दोनों को क्या कर सके? सॉल्वेट कर सके, या कैटायन और एनायन दोनों को क्या कर सके? स्टेबलाइज। इसलिए हम SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? हम कैटायनिक पार्ट को सॉल्वेट कर देते हैं लेकिन एनायनिक पार्ट को हम सॉल्वेट नहीं करते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में एनायन क्या होता है? फ्री होता है, और वही एनायन फिर से क्या करता है? अटैक करता है। जाहिर सी बात है एनायन फ्री है, एनायन स्टेबल नहीं हो पाया पानी के अंदर जाने के बाद, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में जाने के बाद एनायन स्टेबल नहीं हो पाया, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो क्या कराता है? रिएक्शन कराएगा। तो रिएक्शन कराने के लिए वो क्या करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल किसी पर अटैक करेगा। तो आपको जाहिर सी बात पता है कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। SN1 रिएक्शन में एज अ न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो स्टेप नंबर 2 में आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल को भड़काने के लिए, न्यूक्लियोफाइल को गुस्सा दिलाने के लिए हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा मेथॉक्साइड आयन, सोडियम मेथॉक्साइड है, ये भी सोडियम मेथॉक्साइड है। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट यूज किया है एसीटोन और यहाँ पे सॉल्वेंट यूज किया है वाटर। ये जो एसीटोन होता है ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, अब वाटर जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम होता है कि कैटायन और एनायन दोनों को स्टेबलाइज कर देना। तो अगर आपने वाटर के अंदर सोडियम मेथॉक्साइड को डाल दिया तो ये वाटर इस कैटायन को भी स्टेबलाइज कर देगा और यही वाटर इस एनायन को भी क्या कर देगा? स्टेबलाइज कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर रेट ऑफ R2 क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेकिन ये एसीटोन है, एसीटोन एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एसीटोन क्या करेगा कि सोडियम नाम के कैटायन को अच्छे से स्टेबलाइज तो कर देगा लेकिन इस एनायन को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो इसका एनायन हाईली अनस्टेबल है, तो ये बैक साइड से अटैक करके रिएक्शन को करा देगा। तो R1 की रफ्तार क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर पूछा जाए तो R1 ग्रेटर देन क्या आएगा?
R1 ग्रेटर देन क्या आएगा R2। तो यही याद रखिएगा कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर SN2 की रफ्तार क्या होती है, फास्ट होती है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर SN2 की रफ्तार क्या होती है, स्लो होती है। तो हमेशा सोच समझ के आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, तब तक के लिए आप इसको लिखिए। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 लिख दिया है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन के लिए निकालना है। ये क्वेश्चन 11 है और ये क्वेश्चन 12 है, रेट फॉर SN1। अब देखो कमाल की बात क्या है, मैंने सॉल्वेंट को खेला है, यहाँ पे बस सॉल्वेंट का ही खेल है, ठीक है। ये वाटर है, ये फॉर्मिक एसिड है, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है और ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, वाटर कौन सा सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा सॉल्वेंट जिसकी पोलरिटी क्या हो, ज़्यादा हो, और ऐसा सॉल्वेंट जिसकी पोलरिटी कम हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। थोड़ी उसकी पोलरिटी क्या होती है, कम। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब इसकी पोलरिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है इनकी पोलरिटी। अच्छा, जितनी ज़्यादा पोलरिटी रहेगी, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। जाहिर सी बात है, हमें कैटायन और एनायन को स्टेबलाइज करना है, कैटायन और एनायन को न्यूट्रलाइज करना है। तो ये बात किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस सॉल्वेंट का नेचर क्या है, वो ज़्यादा पोलर नेचर का है या कम पोलर नेचर का है। तो पोलरिटी नेचर को ही एक्सप्लेन करने के लिए एक और टर्म होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होता है, वो सॉल्वेंट का नेचर क्या होता है, उस सॉल्वेंट का पोलर नेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जैसा कि यहाँ पे DC लिखा है, DC का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, फॉर्मिक एसिड का कम होता है, फेनॉल मेथेनॉल का और भी कम होता है, एथेनॉल का उससे भी कम होता है, फॉर्मिक एसिड का सबसे कम होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा, और जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा उतनी ज़्यादा क्या आएगी, पोलरिटी आएगी, और जितना ज़्यादा पोलरिटी आएगी रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, A ग्रेटर देन B देन C देन D देन E। तो अभी भी टाइप उसी पे चल रहा है, रोल ऑफ सॉल्वेंट वाला। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो 100% अल्कोहल है, एथेनॉल है, यहाँ पे 40% पानी आ गया, मतलब यहाँ पे पोलरिटी थोड़ी बढ़ गई है। यहाँ 80% वाटर आ गया, थोड़ी और पोलरिटी बढ़ गई, और यहाँ 100% आ गया। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो K1 से K4 तक पोलरिटी क्या हो रही है, पोलरिटी क्या हो रही है, पोलरिटी बढ़ रही है। अगर पोलरिटी बढ़ रही है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ SN1 भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे फास्ट रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किस में आएगा, तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या हो रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, K4 का होगा, फिर K3 का होगा, फिर K2 का होगा, फिर K1 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अब लास्ट टाइप के बारे में डिस्कस करना शुरू किया है, टाइप नंबर 6। रेट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी के ऊपर। और अच्छी बात क्या है ना कि चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 है, यहाँ पे ये सिमिलर हैं। किस पे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के ऊपर। तो अगर अच्छे से कोई लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो SN1 के लिए और SN2 के लिए, दोनों के लिए फ़ायदे वाली बात रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है SN1 रिएक्शन में भी आप सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं और SN2 रिएक्शन में भी आप सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड आसानी से टूटेगा वहाँ पे प्रोडक्ट सबसे पहले बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे SN1 का रफ्तार लिखो चाहे SN2 का रफ्तार लिखो, दोनों कंडीशन में DC देन B और देन A होता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा, इसे ओटोजाइलेट बोलते हैं, ठीक है ना। ओटोजाइलेट नहीं, सॉरी, इसे बोला जाता है टोजाइलेट आयन। जब ये बाहर जाएगा तो जनरेट होगा टोजाइलेट आयन। यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से जनरेट होगा बच्चों क्या, ब्रोजाइलेट आयन। और यहाँ से जब ये टूटेगा ONS तो यहाँ से जनरेट होगा क्या, नोजाइलेट आयन, ठीक है ना। नोजाइलेट आयन जो होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन ब्रोजाइलेट आयन, देन टोजाइलेट आयन। तो ये ऑर्डर कौन सा हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में या लिविंग ग्रुप एबिलिटी मैंने बताया था कि जो बाहर निकलने वाला ग्रुप होता है, जो लिविंग ग्रुप होता है, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा क्या आएगी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी आएगी, या उसकी बेसिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, A देन B देन C। यही ऑर्डर SN1 के लिए होगा और यही ऑर्डर क्या होगा, SN2 के लिए होगा, A देन B देन C,
ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ तक अगर मान लो पहुँच चुके हैं, ठीक है, तो अभी मैं इनिशियल फेज़ में हूँ। इनिशियल फेज़ का मतलब होता है वीडियो लेक्चर्स अभी जस्ट बनाना शुरू किया है, ठीक है ना। तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो अभी घर से ही रह के बना रहे हैं, तो थोड़े संसाधनों की कमी है, क्लासरूम नहीं है। तो जैसे आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों यारों को सबको भेजा कीजिए, ठीक है ना। थोड़े हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, क्योंकि अभी जस्ट इनिशियल फेज़ है, तो 200-250-300 सब्सक्राइबर हैं। इसको थोड़ा सा आप लोगों की मदद से आगे बढ़ेगा तो और भी बच्चों को ये फ़ायदा देगा, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं और आगे आएंगे, फिर मिलेंगे और भी लेक्चर्स के साथ SN2 और SN1 के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए। कहाँ पे कहीं पे भी कोई अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पूछिए, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय सभी को, अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए अपना।